नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, ये कॉर्नरस्टोन है हमारे संविधान का। हमारे पास जो स्रोत है वो मौलिक अधिकारों पर एक विस्तृत अध्ययन का हिस्सा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं परीक्षा के नजरिए से उन्हें निकालें और आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, ये अधिकार संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक, और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक तरह से ये नागरिकों को राज्य के खिलाफ बुनियादी गारंटी देते हैं। मैग्ना कार्टा? हाँ, सुना है। और इसकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से ली गई है ना? जी हाँ, काफी हद तक प्रेरणा वहीं से है। और ये कहा जाता है कि ये अधिकार बहुत विस्तृत हैं, शायद दुनिया के किसी और संविधान में इतने डिटेल में नहीं है। ये बात सही है, काफी व्यापक हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नींव को मजबूत करना है। और ये सरकार की शक्तियों पर भी तो रोक लगाते हैं। बिल्कुल, ये कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, दोनों की मनमानी पे अंकुश लगाते हैं। सीधी सी बात है, ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार कानूनों के दायरे में ही काम करे, अपनी मर्जी से नहीं। ये कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को स्थापित करते हैं। अच्छा, और इन्हें मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? इसमें क्या खास बात है? देखिए, मौलिक कहने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये संविधान द्वारा गारंटीड और संरक्षित है, और संविधान देश का सर्वोच्च कानून यानी फंडामेंटल लॉ है। और दूसरा, ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब उसके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अच्छा, जब संविधान बना था तब सुना है 7 मौलिक अधिकार थे, अब तो 6 हैं। हाँ बिल्कुल, शुरू में 7 थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में। उस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था, उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया। तो अब वो अधिकार नहीं है? अधिकार तो है, लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब वो आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट है। तो हाँ, अब 6 मौलिक अधिकार है। चलिए, ये तो हुई बेसिक बात। अब जरा इन अधिकारों की कुछ खास विशेषताओं मतलब फीचर्स पर बात करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये अधिकार असल में काम कैसे करते हैं। जरूर। पहली खास बात तो ये है कि कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को, सिटीजन्स को मिले हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, ये सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं। लेकिन ज्यादातर अधिकार ऐसे हैं जो सभी व्यक्तियों, पर्सन्स पर लागू होते हैं। सभी व्यक्ति मतलब? नागरिक और गैर नागरिक दोनों। हाँ, नागरिक, विदेशी यानी फॉरेनर्स, और यहाँ तक कि कंपनियां या कॉरपोरेशंस जैसे कानूनी व्यक्ति, लीगल पर्सन्स भी इसमें शामिल हैं। जैसे आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 ये सबको मिलते हैं। अच्छा, और दूसरी खास बात? दूसरी बात ये कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। राज्य इन पर उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो मतलब राज्य इन पर रोक लगा सकता है? हाँ, लेकिन वो प्रतिबंध उचित होने चाहिए, मनमाने नहीं। और ये उचित है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? अदालतें करेंगी। अच्छा, तो ये एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाते हैं। यानी ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ? हाँ, ज्यादातर अधिकार राज्य की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कार्यों के खिलाफ भी सुरक्षा देते हैं। अच्छा, जैसे कौन से? जैसे आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, या आर्टिकल 23 जो बलात् श्रम को रोकता है। ये निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। कुछ अधिकार नकारात्मक किस्म के हैं जो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, और कुछ सकारात्मक है जो व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि अगर इनका उल्लंघन हो तो? हाँ, ये जस्टिसुएबल है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इन्हें लागू करवाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, या हाई कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट इनका रक्षक है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों का गारंटर और रक्षक है। एक सवाल और, क्या संसद इन्हें बदल सकती है?
या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ये स्थायी या अटल नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है। संसद संविधान में संशोधन करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इन्हें कम कर सकती है या खत्म भी कर सकती है। लेकिन साधारण कानून से नहीं। नहीं, साधारण कानून से नहीं, सिर्फ संविधान संशोधन से। पर इसमें भी एक पेच है। वो क्या? वो है मूल ढांचा सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंदा भारती केस 1973 का लैंडमार्क केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। वो ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को ही नष्ट कर दे। और क्या कुछ मौलिक अधिकार इस मूल ढांचे का हिस्सा हैं? हाँ, कुछ मौलिक अधिकारों को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, तो उन्हें संसद भी नहीं हटा सकती। अच्छा, और आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या होता है इनका? नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें निलंबित, सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट को निलंबित कर सकते हैं। सारे अधिकार नहीं, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो अधिकार मिले हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो सिर्फ तब निलंबित होती हैं जब इमरजेंसी, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगी हो। अगर सशस्त्र विद्रोह, इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर लगी है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता है। ये आर्टिकल 358 कहता है। ये डिटेल जरूरी हैं। अच्छा, इन अधिकारों में बार बार स्टेट या राज्य शब्द आता है। आर्टिकल 12 इसे परिभाषित भी करता है। तो इस स्टेट का मतलब क्या है? मतलब ये अधिकार किसके खिलाफ लागू होते हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट में शामिल हैं ए, भारत सरकार और संसद, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। हाँ। बी, सभी राज्य सरकारें और उनके विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स। जी। सी, सभी स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज। स्थानीय प्राधिकरण मतलब? जैसे पंचायत, हाँ, पंचायतें, नगरपालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, ये सब। और अन्य सभी प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज। अन्य प्राधिकरण, इसमें कौन आता है? इसमें वो संस्थाएं आती हैं जो कानून द्वारा स्थापित हैं या सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल वगैरह। स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी व्याख्या और भी आगे बढ़ाई है। कोर्ट ने कहा है कि कोई प्राइवेट संस्था भी अगर सरकार के एक एजेंट या साधन के तौर पर काम कर रही है तो उसे भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट माना जा सकता है। अच्छा, ये तो काफी व्यापक परिभाषा है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई कानून ही ऐसा बन जाए जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, संसद या कोई विधानसभा ऐसा कानून बना दे, तो क्या होगा? महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद में बनाया गया हो, अगर वो किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत है, इनकंसिस्टेंट है या उसे कम करता है, डेरोगेशन करता है, तो वो उस हद तक शून्य, वॉइड हो जाएगा जहां तक वो असंगत है। यानी वो कानून लागू नहीं होगा। हाँ, उस हद तक लागू नहीं होगा। तो इसी से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है कोर्ट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 13 सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का आधार बनता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 इसी शक्ति का प्रयोग करके किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 13 में कानून या लॉ शब्द का मतलब क्या है? क्या इसमें सब कुछ शामिल है? हाँ, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें शामिल है ए, स्थायी कानून, परमानेंट लॉज, जो संसद या राज्य विधानमंडल बनाते हैं। ठीक है। अस्थायी कानून, टेम्पररी लॉज, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस भी। हाँ, अच्छा। हाँ। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आदेश, ऑर्डर, उपनियम, बाय लॉ, नियम, रूल, विनियम, रेगुलेशन, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ये सब। और डी, कानून का बल रखने वाले गैर विधायी स्रोत, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, जैसे कि कोई रीति रिवाज या प्रथा, कस्टम और यूसेज, अगर उसे कानून जैसी मान्यता प्राप्त है। काफी विस्तृत है ये तो। जी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस कानून की परिभाषा में नहीं आता। तो क्या संवैधानिक संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती? पहले यही माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बदल दिया।
कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संशोधन को भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और कुछ मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा हैं। ये मूल ढांचा बार बार आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अब उन 6 मौलिक अधिकारों पर एक एक करके आते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 अधिकार? संक्षेप में वो है, पहला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से 28। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 और 30। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल्स 14 से 18। इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहता है। पहली, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दोनों एक ही हैं या अलग-अलग हैं? ये थोड़े अलग हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश अवधारणा है, थोड़ी नकारात्मक सी। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और साधारण अदालतों के सामने सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई विशेष रियायत नहीं। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक अमेरिकी अवधारणा है और ये सकारात्मक है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कानून सबको समान रूप से संरक्षण देगा। तो क्या इसका मतलब है कि सबके लिए हमेशा एक ही कानून होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 वर्ग विधान, क्लास लेजिस्लेशन को रोकता है। मतलब आप मनमाने ढंग से ग्रुप नहीं बना सकते, लेकिन ये उचित वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। उचित वर्गीकरण मतलब कानून जरूरत के हिसाब से अलग अलग समूहों के लिए अलग नियम बना सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और इसका उस कानून के उद्देश्य से सीधा संबंध होना चाहिए। ये मनमाना नहीं होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ की जो बात होती है वो भी यहीं से जुड़ी है। हाँ, ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है, उसका मूल तत्व आर्टिकल 14 में ही निहित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का मूल ढांचा भी माना है। क्या इसके कुछ अपवाद, एक्सेप्शंस भी हैं? क्या ये सबके लिए बराबर हैं? हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्यवाहियों से छूट मिली हुई है, आर्टिकल 361। अच्छा। संसद या विधानसभा के सदस्यों को सदन में कही गई बात या वोट के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, आर्टिकल 105, 194। विदेशी शासकों और राजदूतों को भी छूट मिलती है और आर्टिकल 31C भी एक अपवाद है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 15 पर। ये भेदभाव को रोकता है, डिस्क्रिमिनेशन को। हाँ, आर्टिकल 15 राज्यों को रोकता है कि वो केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये केवल, ओनली शब्द महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि इन 5 आधारों के अलावा किसी और आधार पर अगर वो तर्कसंगत है तो भेदभाव किया जा सकता है। ये नागरिकों को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल में भी इन 5 आधारों पर होने वाले भेदभाव से बचाता है और ये सुरक्षा राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। लेकिन इसमें भी तो कुछ अपवाद है जहां राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है। हाँ, बिल्कुल है। राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, इसके अलावा राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SEBCs, अनुसूचित जातियों, SCs और अनुसूचित जनजातियों, STs की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी शामिल है, चाहे वो सरकारी हों या निजी, सिवाय अल्पसंख्यक संस्थानों के। ये 93rd अमेंडमेंट 2005 से जोड़ा गया। और EWS आरक्षण भी इसी का अपवाद है। EWS के लिए भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसमें शिक्षण संस्थानों में 10% तक आरक्षण शामिल है। ये 130वां अमेंडमेंट 2019 से आया है। ये OBC और EWS आरक्षण काफी चर्चा में रहे हैं। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ,
ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मंडल केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक तो माना, लेकिन एक शर्त लगा दी कि क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर मतलब? क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी समुदाय के वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने उन्नत हो चुके हैं कि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं, जैसे आय की सीमा अभी शायद 8 लाख रुपए सालाना है, सरकारी पदों का स्तर, संपत्ति वगैरह। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण किनके लिए है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों के लिए है जो सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते और जिनकी पारिवारिक आय और संपत्ति निर्धारित सीमा से कम है। इसके लिए भी आय 8 लाख और संपत्ति की सीमाएं हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब चलते हैं आर्टिकल 16 पर। ये सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति, मतलब एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, डिसेंट, जन्मस्थान या निवास रेजिडेंस के आधार पर राज्य के किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं होगा, नहीं उससे विभेद किया जाएगा। यहाँ 7 आधार दिए गए हैं। तो क्या नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं हो सकता? नहीं, इसके भी अपवाद हैं। पहला, संसद कानून बनाकर कुछ नौकरियों के लिए निवास रेजिडेंस को एक जरूरी शर्त बना सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए लागू है। दूसरा, राज्य पिछड़े वर्गों बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है अगर राज्य की राय में सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। यही ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का आधार है। हाँ, मुख्यतः। तीसरा, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से जुड़े पद के लिए उसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति की नियुक्ति को वैध माना जा सकता है। और चौथा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। 103rd अमेंडमेंट। मंडल आयोग और उसके बाद के घटनाक्रम ने इस अनुच्छेद को काफी प्रभावित किया है ना? बहुत ज्यादा। 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। उसने 1980 में रिपोर्ट दी और लगभग 3700 जातियों को पिछड़ा मानते हुए ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। और इसे लागू वीपी सिंह सरकार ने किया। हाँ, 1990 में। इसके बाद काफी विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसे प्रसिद्ध मंडल केस या इंदिरा स्वानी केस 1992 कहते हैं। उसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक माना, लेकिन कई शर्तें लगा दी, जैसे ए, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बी, पदोन्नति प्रमोशंस में आरक्षण नहीं होगा। हालांकि बाद में संसद ने संशोधनों के जरिए एससी/एसटी के लिए इसे बहाल किया। सी, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। डी, कैरी फॉरवर्ड नियम ठीक है, पर 50% सीमा का उल्लंघन ना हो। ई, शिकायतों के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय बनना चाहिए, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी बना। तो सरकार ने निर्देशों पर अमल किया? हाँ, सरकार ने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन कमेटी बनाई, एनसीबीसी का गठन किया, जिसे 102वें संशोधन 2018 से संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। पदोन्नति में एससी/एसटी आरक्षण और बैकलॉग वैकेंसीज के लिए संविधान में संशोधन किए। तमिलनाडु के 69% आरक्षण को बचाने के लिए उसे नवीं अनुसूची में डाला गया। काफी जटिल है ये मामला। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 17 पर, अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत सीधा और स्पष्ट अनुच्छेद है। ये अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध, फॉरबिडन करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इसे लागू करने के लिए संसद ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया है। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 भी आया। अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है संविधान में? नहीं, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अदालतों ने माना है कि इसका मतलब वो सामाजिक कुरीतियां और भेदभाव हैं जो ऐतिहासिक रूप से कुछ जातियों के साथ किए जाते रहे हैं।
ये अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ठीक है। और समानता के अधिकार का ये आखिरी अनुच्छेद आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान यानी मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के सिवाय कोई और उपाधि टाइटल प्रदान नहीं करेगा। जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर ऐसी उपाधियां अब नहीं दी जा सकती। कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट, प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट या पद, ऑफिस स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर ये जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह, वो क्या हैं? वो उपाधियां नहीं है? ये सवाल उठा था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार आर्टिकल 18 के अर्थ में उपाधियां नहीं है, ये योग्यता को मान्यता देने के तरीके हैं। तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि इनकी संवैधानिकता बरकरार है, लेकिन इन्हें पाने वाले अपने नाम के आगे या पीछे इनका इस्तेमाल प्रत्यय या उपसर्ग, सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह न करें। ऐसा करना आर्टिकल 18 की भावना के विरुद्ध होगा। दिलचस्प। तो ये था समानता का अधिकार। अब आते हैं दूसरे बड़े अधिकार समूह पर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22 तक। इसमें आर्टिकल 19 बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नागरिकों को 6 तरह की मूलभूत स्वतंत्रताएं देता है। कौन कौन सी 6? पहली, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली। तीसरी, संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। चौथी, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवीं, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। और छठी, कोई भी पेशा, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इसमें पहले संपत्ति का अधिकार भी था। हाँ, संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने का अधिकार भी था, लेकिन उसे 44वें संशोधन से हटा दिया गया, जैसा हमने पहले बात की थी। और यह अधिकार भी असीमित नहीं है, इन पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। हाँ, ये अधिकार भी केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध है, निजी व्यक्तियों के नहीं। और राज्य इन पर उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लेकिन प्रतिबंध लगाने के आधार आर्टिकल 19 में ही दिए गए हैं और वो हर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग है। जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, जी, उस पर क्या प्रतिबंध है? इस पर प्रतिबंध के आधार हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या सदाचार, डिसेंसी और मोरालिटी, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, डेफेमेशन और अपराध उद्दीपन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इसमें क्या क्या शामिल है? क्या प्रेस की आज़ादी भी इसी में आती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत कुछ शामिल है, जैसे अपने विचार व्यक्त करना, दूसरों के विचार प्रसारित करना, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार, शांति या चुप रहने की स्वतंत्रता, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, जो बाद में आरटीआई एक्ट बना, प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार, लेकिन हड़ताल का नहीं, ये सब इसी में आते हैं। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। और दूसरी स्वतंत्रता? शांतिपूर्वक सम्मेलन की। हाँ, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। इसमें सार्वजनिक सभाएं करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना शामिल है, लेकिन यह शांतिपूर्ण होना चाहिए और सार्वजनिक भूमि पर ही किया जा सकता है। यह अधिकार भी लोक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता, अखंडता के अधीन है, राज्य से नियंत्रित कर सकता है, जैसे सीआरपीसी की धारा 144 लगाकर। और संघ बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन, इसमें राजनीतिक दल बनाना, कंपनी, फर्म, सोसाइटी, क्लब,
ट्रेड यूनियन आदि बनाने का अधिकार शामिल है। इसमें शामिल न होने का अधिकार भी है। इस पर भी प्रतिबंध है संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। क्या किसी संघ को मान्यता मिलना भी मौलिक अधिकार है? नहीं, संघ बनाना मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार से मान्यता पाना नहीं। और ट्रेड यूनियनों को भी प्रभावी सौदेबाजी या हड़ताल का गारंटीकृत अधिकार नहीं है। फिर घूमने फिरने की आजादी, मूवमेंट। हाँ, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। इस पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लग सकते हैं: आम जनता का हित और किसी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के हितों का संरक्षण। अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण कैसे? उनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों की रक्षा के लिए और उनके शोषण को रोकने के लिए उनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अच्छा, और बसने की आजादी, रेजिडेंस? ये भी घूमने की आजादी जैसा ही है। देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी रूप से रहने और स्थायी रूप से बस जाने का अधिकार। इसके प्रतिबंध भी वही हैं: आम जनता का हित और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। और आखिरी स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में प्रोफेशन, कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की। हाँ, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इस पर भी आम जनता के हित में प्रतिबंध लग सकते हैं। राज्य किसी पेशे के लिए तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता निर्धारित कर सकता है। राज्य खुद भी कोई व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा चला सकता है और चाहे तो उसमें अपना एकाधिकार मोनोपोली भी स्थापित कर सकता है। क्या इसमें कोई भी व्यवसाय शामिल है? नहीं, इसमें कोई अनैतिक जैसे मानव तस्करी या खतरनाक जैसे हानिकारक दवाएं या विस्फोटक व्यवसाय या व्यापार शामिल नहीं है। राज्य ऐसे व्यवसायों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर सकता है या लाइसेंस के जरिए नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, ये था आर्टिकल 19। अब आते हैं आर्टिकल 20 पर। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। हाँ, ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कंपनी हो, जिसे किसी अपराध का अभियुक्त बनाया गया है, उसे मनमानी और अत्यधिक सजा से बचाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। कौन कौन से? पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कोई पूर्वव्यापी प्रभाव वाला आपराधिक कानून नहीं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए तभी दोषी ठहराया जा सकता है जब वो काम करते समय लागू कानून के तहत अपराध था, और सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस समय के कानून में थी, उससे ज्यादा नहीं। ये सिर्फ आपराधिक कानूनों पर लागू होता है? हाँ, ये केवल क्रिमिनल लॉज पर लागू होता है, सिविल लॉज या टैक्स लॉज पर नहीं। उन्हें पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान है नो डबल जेपर्डी, यानी दोहरा दंड नहीं। किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं? हाँ, लेकिन ये सुरक्षा केवल अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण जुडिशियल ट्राइब्यूनल की कार्यवाहियों में ही मिलती है। विभागीय या प्रशासनिक कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होती। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी स्व अभिशंसन नहीं। किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी या गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब उसे अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये मौखिक गवाही और दस्तावेजी सबूत दोनों पर लागू होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें शामिल नहीं हैं, जैसे अंगूठे का निशान देना, नमूना हस्ताक्षर देना, खून का नमूना देना या शरीर का प्रदर्शन करना। ये केवल आपराधिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। ये तीनों सुरक्षाएं बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित और शायद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। निश्चित रूप से ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी व्यक्ति को, मतलब ये भी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है? हाँ, ये सभी के लिए उपलब्ध है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका क्या मतलब है? देखिए, शुरुआत में ए.के. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की थी। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही से बचाता है, विधायिका से नहीं।
अगर विधायिका ने कोई कानून बनाकर प्रक्रिया स्थापित कर दी है, चाहे वो उचित हो या ना हो, तो उसके अनुसार जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। लेकिन बाद में ये व्याख्या बदल गई। हाँ, बड़ा बदलाव आया मेनका गांधी केस 1978 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी व्याख्या को पलट दिया और कहा कि आर्टिकल 21 का संरक्षण कार्यपालिका और विधायिका दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई कानून मौजूद है, बल्कि वो प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भी होनी चाहिए। तो ये तो अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा हो गया। हाँ, फैक्चुअली मेनका गांधी केस के बाद से भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तत्व शामिल हो गया है। अब कानून की प्रक्रिया के साथ साथ कानून का उद्देश्य भी उचित होना चाहिए। और प्राण यानी लाइफ का मतलब क्या सिर्फ जीवित रहना है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ की व्याख्या बहुत व्यापक की है। इसमें सिर्फ शारीरिक अस्तित्व बनाए रखना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और वो सब पहलू शामिल हैं जो जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। और दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, इसका दायरा भी बहुत विस्तृत कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई अधिकारों को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। जैसे कौन कौन से अधिकार? बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ मुख्य है। गरिमा से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टस्वामी केस में इसे मौलिक अधिकार माना गया, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो अब आर्टिकल 21A बन गया, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार और भी बहुत सारे। बाप रे, ये तो सच में बहुत व्यापक है। हाँ, आर्टिकल 21 हमारे मौलिक अधिकारों का सबसे गतिशील और विकसित होता हुआ अनुच्छेद है। इसी से जुड़ा आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल, इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ये घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उस तरीके से प्रदान करेगा जो राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। तो ये सिर्फ प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? हाँ, ये केवल एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। इस संशोधन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 45 के विषय को भी बदल दिया और आर्टिकल 51A में एक नई मौलिक ड्यूटी 11th भी जोड़ी, जो माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इसे लागू करने के लिए कानून भी बना है। हाँ, संसद ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 पारित किया, जो 2010 से लागू हुआ। ठीक है, अब स्वतंत्रता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद आर्टिकल 22, ये गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हाँ, ये उन व्यक्तियों को कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है जिन्हें गिरफ्तार यानी अरेस्ट किया गया है या हिरासत यानी डिटेंशन में लिया गया है। हिरासत 2 तरह की होती है। एक होती है दंडात्मक हिरासत, पनिटिव डिटेंशन, जो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सजा के तौर पर दी जाती है। दूसरी होती है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए या दोषी ठहराए सिर्फ इस शक के आधार पर हिरासत में रखा जाता है कि वो भविष्य में कोई अपराध कर सकता है, ताकि उसे अपराध करने से रोका जा सके। अच्छा, तो आर्टिकल 22 दोनों तरह की हिरासत से बचाता है। आर्टिकल 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून के तहत की गई गिरफ्तार या दंडात्मक हिरासत से संबंधित है। इसमें क्या अधिकार मिलते हैं? इसमें 4 मुख्य अधिकार हैं। 1. गिरफ्तार करने के आधारों की सूचना पाने का अधिकार। 2. अपनी पसंद के वकील से सलाह करने और बचाव कराने का अधिकार। 3. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 4. मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में न रखे जाने का अधिकार। ये सुरक्षा किसे नहीं मिलती? ये सुरक्षा 2 तरह के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। 1. शत्रु विदेशी, एनिमी एलियन, और 2. निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति। अच्छा,
तो निवारक निरोध वालों के लिए क्या सुरक्षा है? आर्टिकल 22 का दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कुछ सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलती है। इसमें मुख्य सुरक्षाएं हैं। 1. किसी व्यक्ति की हिरासत सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें हाईकोर्ट के जज होते हैं, को ये बताना होगा कि हिरासत बढ़ाने के पर्याप्त कारण है। 2. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र हिरासत के आधार बताए जाने चाहिए। हालांकि अगर कुछ तथ्यों को बताना लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है तो उन्हें बताने से इनकार किया जा सकता है। 3. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये अवसर दिया जाना चाहिए कि वो हिरासत के आदेश के खिलाफ अपना अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो निवारक निरोध का कानून कौन बनाता है, संसद या राज्य? निवारक निरोध का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में है। इसलिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। संसद के पास रक्षा, विदेश मामले और भारत की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति है। ये निवारक निरोध तो काफी विवादास्पद भी रहता है। हाँ, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को बिना अपराध सिद्ध हुए सिर्फ शक के आधार पर उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। ये एक असाधारण उपाय माना जाता है। भारत दुनिया के उन कुछ ही लोकतांत्रिक देशों में से है जहां शांति काल में भी निवारक निरोध संविधान का एक अभिन्न अंग है। समय समय पर संसद ने कई निवारक निरोध कानून बनाए हैं, जैसे मीसा अब खत्म, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अभी लागू है, UAPA जिसमें संशोधन हुए हैं आदि। ये जानना जरूरी था। अब अगले अधिकार समूह पर चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। जी, आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम करवाना और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर का प्रतिषेध करता है, मतलब इन्हें रोकता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। ये अधिकार किसके खिलाफ है, राज्य या निजी व्यक्ति? ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है और ये राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ सुरक्षा देता है। मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आता है? इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तु की तरह खरीद फरोख्त, अनैतिक व्यापार जैसे वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, गुलामी, ये सब शामिल है। और बलात्श्रम, फोर्स लेबर? इसका मतलब है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करना। इसमें सिर्फ शारीरिक या कानूनी मजबूरी ही नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न मजबूरी भी शामिल हो सकती है, जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाना, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर भी इसी में आती है। इसे रोकने के लिए संसद ने कई कानून बनाए हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। क्या इसका कोई अपवाद है? हाँ, एक अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, कंपल्सरी सर्विस लागू कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा या समाज सेवा। लेकिन ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सेवा बिना भुगतान के भी ली जा सकती है। ठीक है। और आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, फैक्ट्री, खान, माइन या अन्य किसी खतरनाक नियोजन, हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में काम पर नहीं लगाया जाएगा। खतरनाक नियोजन मतलब? जैसे निर्माण कार्य या रेलवे। ये बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्या ये हर तरह के काम पर रोक लगाता है? नहीं, ये हानि रहित या मासूम कामों में नियोजन पर रोक नहीं लगाता, लेकिन खतरनाक कामों में पूरी तरह रोक है। इसको लागू करने के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 मुख्य कानून है, जिसे 2016 में संशोधित करके चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कर दिया गया है। इसमें अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सभी तरह के नियोजन पर रोक है, कुछ अपवादों को छोड़कर, और 14 से 18 साल के किशोरों के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन पर रोक है। चलिए अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। नागरिक और गैर नागरिक, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और धर्म को अबाध रूप से मानना, प्रोफेस, आचरण करना, प्रैक्टिस, और प्रचार करना, प्रोपोगेट करने का समान अधिकार देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति ईश्वर या उसके रूपों के साथ अपने संबंध को अपने तरीके से ढालने की आंतरिक स्वतंत्रता रखता है। मानना मतलब अपने धार्मिक विश्वासों को खुले तौर पर घोषित करना, आचरण मतलब धार्मिक पूजा, रीति रिवाज, समारोह करना, और प्रचार मतलब अपने धर्म की बातों का प्रसार करना, दूसरों को बताना। क्या प्रचार करने में धर्म परिवर्तन कराना भी शामिल है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रचार करने के अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन कराना दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन की अनुमति है। और ये अधिकार भी असीमित नहीं है। नहीं, ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अधीन है। राज्य को ये अधिकार है कि वो धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन कर सकता है। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध कर सकता है। इसमें हिंदू शब्द का क्या मतलब है? यहाँ हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल माने गए हैं, और सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को कुछ अधिकार देता है। ये व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या अधिकार देता है? 4 अधिकार हैं। ए, धार्मिक और धर्मचार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार। बी, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। सी, चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और उसका स्वामित्व रखने का अधिकार। और डी, ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ये अधिकार भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के अधीन है। हाँ, ये अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। धार्मिक संप्रदाय किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 शर्तें बताई हैं। ए, ये व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए जिनका एक साझा विश्वास हो। 2, इनका एक सामान्य संगठन, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। 3, इनका एक विशिष्ट नाम, डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। जैसे रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग को कोर्ट ने धार्मिक संप्रदाय माना है, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी को नहीं। अच्छा, अगला है आर्टिकल 27। ये टैक्स से जुड़ा है। हाँ, आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में खर्च करने के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगा सकती। हाँ, इसका मतलब ये है कि राज्य टैक्स के रूप में इकट्ठा किए गए सार्वजनिक धन को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव पर खर्च नहीं कर सकता। ये सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत को मजबूत करता है। क्या ये शुल्क पर भी रोक लगाता है? नहीं, ये टैक्स लगाने पर रोक लगाता है, शुल्क या फीस पर नहीं। फीस किसी सेवा के बदले ली जा सकती है, जैसे तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधाएं या सुरक्षा देने के लिए शुल्क लिया जा सकता है। ठीक है, और इस समूह का आखिरी अनुच्छेद आर्टिकल 28। ये शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है। जी, आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना से संबंधित है। ये 4 तरह के संस्थानों में अंतर करता है। पहली श्रेणी, जो संस्थान पूरी तरह से राज्य निधि से चलते हैं, होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी श्रेणी, जिन संस्थानों का प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट या विन्यास के तहत स्थापित हुए हैं, जहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, उन पर ये रोक लागू नहीं होगी। तीसरी श्रेणी, जो संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। और चौथी श्रेणी, जो राज्य निधि से सहायता पाते हैं, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तीसरी और चौथी श्रेणी के संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को, या अगर वो नाबालिग है तो उसके अभिभावक की सहमति के बिना, वहां दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या वहां की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब उपस्थिति स्वैच्छिक होगी। ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। अब आते हैं 5वें अधिकार समूह पर,
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 और 30। ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के अधिकारों की बात करते हैं। हाँ, मुख्य रूप से, लेकिन पूरी तरह नहीं। देखिए, आर्टिकल 29 का पहला खंड कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट या संस्कृति, कल्चर है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। नागरिकों का कोई भी अनुभाग, इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आ सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 29(1) का संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, ये बहुसंख्यकों पर भी लागू हो सकता है। ये भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। भाषा के संरक्षण के अधिकार में उसके लिए आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है। आर्टिकल 29 का दूसरा खंड कहता है कि राज्य द्वारा पोषित, मेंटेन्ड बाय द स्टेट या राज्य निधि से सहायता पाने वाली, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत अधिकार है जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या संचालित संस्थानों पर लागू होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थान ही क्यों ना हो। अब आर्टिकल 30, ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। हाँ, आर्टिकल 30 खास तौर पर अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अधिकार देता है। क्या अधिकार? वो मुख्य अधिकार हैं। पहला, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, एस्टैब्लिश और प्रशासन, एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा। दूसरा, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के मामले में राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि ऐसी नहीं होगी जो उनके इस अधिकार को सीमित या समाप्त कर दे। ये 44 संशोधन से जोड़ा गया था। और तीसरा, राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है? नहीं, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये अधिकार धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को मिलता है। क्या इन अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी मर्जी से चलाने की पूरी छूट है? चाहते हैं, सहायता नहीं। 3, जो न तो मान्यता चाहते हैं और न ही सहायता। पहले 2 प्रकार के संस्थान राज्य के नियामक शक्ति, रेगुलेटरी पावर के अधीन है। राज्य उनके पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, स्वच्छता, कर्मचारियों की योग्यता और सेवा शर्तें आदि निर्धारित कर सकता है, लेकिन प्रशासन के मामलों में उन्हें काफी स्वायत्तता होती है। तीसरे प्रकार के संस्थान अपने मामलों का प्रशासन करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें भी देश के सामान्य कानूनों का पालन करना होता है, जैसे श्रम कानून, अनुबंध कानून आदि। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थान बनाने का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं देता। ठीक है, और अब आते हैं आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, ये अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था, संविधान की आत्मा और हृदय। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि ये वो अधिकार है जो अन्य सभी मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाता है। अगर आपके पास अधिकार हैं लेकिन उन्हें लागू कराने का कोई तरीका नहीं है, तो वो अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। आर्टिकल 32 वही तरीका प्रदान करता है। ये हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये गारंटी है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे लागू करवाता है इन अधिकारों को? सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश, डायरेक्शंस, आदेश, ऑर्डर्स या रिट्स जारी करने की शक्ति है। 5 तरह की रिट्स होती हैं। कौन कौन सी? जारी और अधिकार प्रेक्षा, को वारंटो। हर रिट का अपना एक खास उद्देश्य और कार्यक्षेत्र है। क्या हाईकोर्ट्स भी रिट जारी कर सकते हैं? हाँ, हाईकोर्ट्स को भी आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बल्कि हाईकोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि वो अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है। लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। हाँ, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। इसे संसद भी निलंबित नहीं कर सकती सिवाय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, जैसे आपातकाल। यहाँ ये भी फिर से याद दिलाना जरूरी है, जैसा कि अक्सर किताबों में टेबल में दिया होता है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, जबकि बाकी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें नागरिक, विदेशी और कानूनी व्यक्ति शामिल हैं, जैसे आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 27, 28। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी मौलिक अधिकारों पर एक गहरी नज़र, खासतौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के नज़रिए से। हमने देखा कि ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव हैं। ये न सिर्फ नागरिकों को बल्कि कई मामलों में सभी व्यक्तियों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। ये अदालत द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि ये स्थिर या जड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं के जरिए खासकर मूल ढांचे के सिद्धांत और आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या से इनके दायरे को समय के साथ लगातार बढ़ाया है और विकसित किया है। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर एक विचार मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जिस तरह से न्यायिक व्याख्या ने मूल ढांचे या उचित प्रक्रिया जैसी अवधारणाओं के माध्यम से मौलिक अधिकारों को आकार दिया है, भविष्य में खासकर बदलती तकनीक और सामाजिक जरूरतों के संदर्भ में भारत में इन अधिकारों के दायरे और अनुप्रयोग का विकास कैसे जारी रह सकता है? क्या हमें नए मौलिक अधिकारों की जरूरत महसूस होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आप सबकी तैयारी में सहायक होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।